एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, हम उत्तराखंड बोर्ड का 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का 10th क्लास के लिए, जिसमें अब तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस पेपर के। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे सामने है आपके क्वेश्चन नंबर 6। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? विच केमिकल इज कंसिडर्ड टू मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? यानी जो हमारी ओजोन लेयर है, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वो पतली होती जा रही है, उसका डिप्लेशन होता जा रहा है, यानी उसका नुकसान होता जा रहा है। तो इसका बस बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो उस केमिकल का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी बोलते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या होता है, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे जो ये होते हैं AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनसे निकलता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओजोन परत के उसके अपक्षय के लिए, यानी ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, उसके बाद है 7th क्वेश्चन। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें आपको 2 केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इनको बैलेंस करना है। तो जो ये फर्स्ट वाली है, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। PbNO3 होल ट्वाइस, इससे बन रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो देखो, हम हमेशा की तरह पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे। हमने यहाँ पे टेबल बनाई, एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें। एक तो Pb यानी कि लेड है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। ओके, अब यहाँ पे आप रिएक्टेंट की साइड देखो, PbNO3 होल ट्वाइस। Pb तो अकेला है, यानी रिएक्टेंट में एक ही Pb है। और प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में PbO है, यानी वहाँ पे भी बस एक ही Pb है, तो ये रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस है, तो NO3 यानी 2 बार है ना, एक NO3 में एक नाइट्रोजन है, 2 NO3 हो रहे हैं तो 2 नाइट्रोजन होंगे, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट की साइड, अभिकारक की साइड 2 हैं, और प्रोडक्ट की साइड देखो सिर्फ NO2, यानी नाइट्रोजन वहाँ पे एक ही है। तो रिएक्टेंट की साइड 2 नाइट्रोजन हुए, प्रोडक्ट की साइड 1 नाइट्रोजन हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, एक NO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 NO3 है, 6 ऑक्सीजन होंगे, है ना। तो रिएक्टेंट की साइड तो 6 ऑक्सीजन हो गए। प्रोडक्ट की साइड देखो, यानी कि उत्पाद की साइड, एक ऑक्सीजन तो PbO में है, 2 ऑक्सीजन NO2 में है, तो कितने हो गए 3, और 2 ऑक्सीजन फिर यहाँ पे बाद में O2 है, यहाँ पे है, तो कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें अब इसको बैलेंस करना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही है, हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। देखो, अभिकारक यानी रिएक्टेंट की साइड 6 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट की साइड 5 है, तो हम प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन को 6 करने के लिए अगर हम यहाँ पे PbO से पहले 2 लगा दें, यानी एक PbO में 1 ऑक्सीजन है, 2 PbO में 2 ही ऑक्सीजन होंगी, तो यहाँ पे 2 लगाते ही ऑक्सीजन 6 हो गई दोनों साइड, है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ही 2 लगाया, अब Pb भी तो 2 हो गए, लेड भी तो 2 हो गए ना, जबकि हमारे रिएक्टेंट में एक ही लेड है। तो अब हमें क्या करना है, अब इस लेड को यानी कि Pb को बैलेंस करना, इसको संतुलित करना। इसको संतुलित करने का तो एक ही तरीका है कि आपके रिएक्टेंट में 2 Pb हो गए, तो आप प्रोडक्ट में भी PbNO3 होल ट्वाइस से पहले 2 लगा दो। यहाँ पे 2 लगाया हमने, तो यहाँ पे हमारे जो लेड है यानी कि Pb वो भी बैलेंस हो गए, और इधर यहाँ पे अब तक के ऑक्सीजन भी हो गए। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो कि जब हमने यहाँ पे 2 लगाया PbNO3 होल ट्वाइस से पहले, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये NO3 होल ट्वाइस हैं, ये भी तो 2 टाइम्स हो गए ना। ये 2 तो इस पूरे फॉर्मूले के साथ आया है ना, तो जितने इसके अंदर एलिमेंट है तत्व हैं, वो सब डबल डबल हो जाएंगे, है ना। अब तक क्या था, NO3 होल ट्वाइस में 2 नाइट्रोजन थी, अब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया Pb से पहले, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी हो गई 4, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन NO3 में 3 थी, सॉरी एक NO3 में 3 थी, 2 में 6 हो रही थी। अब यहाँ पे पहले 2 लगा दिया, तो ये कितनी हो गई, ऑक्सीजन 12 हो गई, है ना। तो हम पहले यहाँ पे जब नाइट्रोजन 4 हुई, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में NO2 से पहले 4 लगाएंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। अब जब आपने NO2 में 4 लगाने से नाइट्रोजन बैलेंस हुई, एक NO2 में 1 नाइट्रोजन है और एक NO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 4 NO2 में 8 ऑक्सीजन हो जाएंगी, है ना। 8 ऑक्सीजन तो NO2 में हो गई, 2 ऑक्सीजन O2 में हो गई, कितनी हो गई 10, और 2 ऑक्सीजन हो गई PbO में 12। इसी तरह आप प्रोडक्ट की साइड भी देख लो, एक NO3 में 3 ऑक्सीजन है, NO3 होल ट्वाइस में 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और उससे पहले हमने यहाँ पे 2 लगाया है, तो 2 PbNO3 होल ट्वाइस में 12 ऑक्सीजन हो जाएंगी। अब यहाँ पे दोनों साइड नाइट्रोजन भी 4 हो गए,
लेड 2 हो गए दोनों साइड, और ऑक्सीजन दोनों साइड 12 हो गई। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको एक पजल की तरह, एक गेम की तरह लेके करना तो आप आराम से कर पाओगे। इसको बैलेंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस दोनों साइड जो नंबर है एलिमेंट्स का, तत्वों की संख्या है, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है Fe प्लस H2O, इससे बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या है हमारा, पहले ये देख लो। एक तो Fe आयरन है, यानी आयरन है जो, उसको देखो रिएक्टेंट की साइड, अभिकारक की साइड 1 है, जबकि प्रोडक्ट में क्या है Fe3O4, यानी Fe कितने हैं, 3 है। ओके, प्रोडक्ट की साइड Fe 3 हो गए। उसके बाद है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट की साइड H2O है, यानी वाटर है, एक H2O में एक ऑक्सीजन, जबकि आप प्रोडक्ट की साइड देखो Fe3O4 है, यानी O4, दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड 1 है, प्रोडक्ट की साइड 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, H2O रिएक्टेंट में है तो H2, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो H2, दोनों साइड हाइड्रोजन 2 ही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Fe3 है, आयरन है, उसको बैलेंस कर दें। जब प्रोडक्ट में क्या है, Fe3 है, तो रिएक्टेंट में Fe से पहले 3 लगा दो, यहाँ पे भी 3Fe हो गया और यहाँ पे भी Fe3 हो गया, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे है रिएक्टेंट में Fe3O4 है, तो 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H2O से देखो, एक H2O में एक ऑक्सीजन है, तो अगर H2O से पहले 4 लगा दी तो 4 H2O में 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी, है ना। तो हमने यहाँ पे H2O से पहले 4 लगा दिया, यानी यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन हो गई। रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 4। लेकिन एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 4 H2 में कितनी हो गई, 8 हाइड्रोजन हो गई ना। तो अब हमें प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी H2 से पहले 4 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब देख लो, यहाँ पे 3Fe है, प्रोडक्ट में भी 3Fe है, फिर यहाँ पे 4H2 यानी कि 8 हाइड्रोजन है, ऐसे प्रोडक्ट में भी 4H2, दैट मीन्स 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4H2O, दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में Fe3O4, दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी बराबर हो गई और सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों साइड बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। 8th क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपको इनका नोमेनक्लेचर करना है, इनका जो वो है IUPAC नाम बताना है, ठीक है। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो बताना है। तो देखो, मैंने अब तक भी आपके लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर का, बिल्कुल हर ही एग्ज़ाम में 2 नंबर का ज़रूर आता है। तो मैंने आपको अब तक जितने पेपर कराए हैं सभी में ये कराया है। मैंने अब तक आपको बताया है कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आएगा, हमें उसकी नेमिंग, उसका नाम बताना है, तो सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। ओके, अगर कार्बन 1 होता है, 1 कार्बन के लिए हम मेथ यूज़ करते हैं। अगर कार्बन 2 होते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज़ करेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप करते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। ओके, उसके बाद तो आप इसको देखने के बाद अपना फर्स्ट वाला कंपाउंड देखो, उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखोगे जो कार्बन है, 3 कार्बन, इनके बीच में आपस में कैसे बॉन्ड है, बंध कैसे हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, एकल है, द्विबंध है, त्रिबंध है, कैसा बॉन्ड है वो देखोगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों कार्बन में आपस में वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। आपको सिर्फ कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको कंसीडर नहीं करना। जब आप ऐसे देख रहे हो जो अभी मैं बता रही हूँ, सिर्फ कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड देखो। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड अगर है तो प्रोप के बाद एन लग जाएगा, दैट मीन्स वो प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन तक हो गया। उसके बाद हमें देखना है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो जो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर यहाँ पे OH, दैट मीन्स COOH जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये इसका होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल। जो एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं हम ओइक एसिड। मतलब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, दैट मीन्स प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह क्या है, COOH है, तो ये ओइक एसिड हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, या हिंदी में प्रोपेनोइक अम्ल। ओके,
उसके बाद सेकंड वाला कंपाउंड देखो, इसके अंदर पहले कार्बन देख लो कितने हैं। कार्बन कितने हैं? 3 हैं। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिर से प्रोप यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या सारे सिंगल बॉन्ड है। ये वाला जो कार्बन है, सेकेंड वाला कार्बन है, इसके और थर्ड वाले कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है ना, द्विबंध है। और द्विबंध के लिए हम इन यूज़ करते हैं, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं भी एक डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोपीन हो जाएगा। इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बस 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ये इस तरीके से इन दोनों की नेमिंग हो गई। फर्स्ट वाला है प्रोपेनोइक एसिड और सेकंड है प्रोपीन। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब तक मैं लगभग हर पेपर में आपको ये डिटेल में बता चुकी कि किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में 2 अंतर लिखिए। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आपको आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताना है। देखो जो धमनी होती है और शिरा होती है, धमनी वो होती है जो हृदय से ब्लड को लेके सारे अंगों की तरफ जाती है, यानी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन में जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको लेके हृदय से शरीर के सारे हिस्सों तक जाती है, और फिर वहाँ से उन कोशिकाओं से जहाँ तक गई ऑक्सीजन जाएगी सारी कोशिकाओं तक, वहाँ पे कोशिका की उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है ना, श्वसन की क्रिया होती है। तो उसके बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब श्वसन की क्रिया होती है कोशिकाओं में तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन सभी कोशिकाओं से, सभी अंगों से वापस हृदय की तरफ लाने का काम होता है शिरा का। ओके, तो शिरा यानी कि वेन और धमनी दैट मीन्स आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है? इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इन दीज ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता है आर्टरी के थ्रू। ये क्या है? आर्टरी और वेन्स हैं क्या? ये ब्लड वेसल्स हैं। ओके, वो हैं रक्तवाहिकाएं। ओके, तो इनमें क्या होता है? आर्टरी का काम, जो ब्लड है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाता है, और वेन यानी शिराओं का काम क्या होता है? रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इन दिस ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। 2 ही डिफरेंस बताने हैं। सेकंड हो जाएगा, जो आर्टरी होती हैं, धमनी यानी कि उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। देयर वॉल्स आर वेरी थिक एंड फ्लेक्सिबल। दीवारें जो उनकी वॉल्स हैं वो मोटी होंगी और फ्लेक्सिबल यानी लचीली होंगी। जबकि जो वेन होती हैं, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। शिराओं की दीवारें पतली होंगी और कम लचीली, दैट मीन्स थिनर एंड लेस फ्लेक्सिबल। बस इसमें 2 ही डिफरेंस बताने थे। होने को तो इसमें और भी इन दोनों में कई सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोल भी रखा है क्वेश्चन में, धमनी तथा शिरा में 2 अंतर लिखिए। 2 ही डिफरेंस आपको बताने हैं। इसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इसमें आपको डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का। सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसमें आराम से 2 मार्क्स आप कैरी कर लोगे। अब देखो ये डायग्राम तो आपको खुद से ही बनाना है, इसको तो मैं वीडियो में नहीं बनवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ बस ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, सब चीज़ें समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।